चलो मैम। हम्म। स्टैट्स पढ़ रहे थे, स्टैट्स में आगे पढ़ना चालू करते हैं। हम लोगों ने कलेक्शन ऑफ डेटा तो पढ़ ही लिया है। ठीक है, अब हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा पढ़ रहे थे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा था। और इसमें हमने क्लासिफिकेशन वगैरह देख लिया था, ऑर्गेनाइजेशन देख लिया था। क्लासिफिकेशन कितने बेसिस पे किया जाता है ये देख लिया था। वेरिएबल देख लिया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था दो तरीके के वेरिएबल होते हैं। कौन कौन बताओ? टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स बताओ। बोलो, जवाब दो। हाँ यस सर। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। नहीं याद है? डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। याद आ गया। मतलब बता दो। हाँ बता दो, रिवीजन ही तो कर रहे थे। डिस्क्रीट डिस्क्रीट में पर्टिकुलर नंबर दिया रहेगा और हम्म। कंटिन्यूअस में कोई कंटिन्यूअस दिया रहेगा, जैसे जिसका पता नहीं है, जैसे 16 से 20। और ग्रुप्स। डिस्क्रीट में हाँ ग्रुप्स किए रहेंगे, मतलब डिस्क्रीट में एक नंबर दिया होगा पर्टिकुलर, जैसे 16 से। चलो ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। वैसे डिस्क्रीट का मतलब ये हुआ कि वो डिस्क्रीट जो होता है वो कंप्लीट नंबर्स में होता है। ठीक है, डिस्क्रीट वेरिएबल जो होता है वो एक कंप्लीट नंबर में होता है। और जो कंटिन्यूअस वेरिएबल्स होते हैं वो ग्रुप नंबर में होते हैं, ग्रुप्स में होते हैं। चलो। चलो, अब अगला कॉन्सेप्ट है हमारा रॉ डेटा का। रॉ डेटा क्या होता है? बताओ, रॉ डेटा क्या होता है? डेटा जो उसके क्रूड फॉर्म में होता है ना, क्रूड फॉर्म यानी ओरिजिनल फॉर्म। डेटा जब अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है तो उसको रॉ डेटा कहा जाता है। तो डेटा इन इट्स क्रूड। ठीक है, क्रूड का मतलब ओरिजिनल फॉर्म इज नोन एज रॉ डेटा। ठीक है, डेटा जब अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होता है तो उसको रॉ डेटा कहा जाता है। ठीक है, चलो। अब अगला है टाइप्स ऑफ सीरीज। कितने तरीके की सीरीज होती हैं? तो सीरीज देखो दो प्रकार की हो सकती हैं हमारे स्टैट्स में। पहला तो होता है इंडिविजुअल सीरीज, और दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज यानी जो आइटम्स दिए हुए नहीं है, यानी जो डेटा दिया हुआ है सीरीज में, वो इंडिविजुअली लिस्टेड है। ठीक है, इंडिविजुअली लिस्टेड है इसका क्या मतलब है सर? इंडिविजुअली लिस्टेड है यानी सिंगल डेटा दिया हुआ है, बस एक लाइन में सिंगल डेटा कोई दिया हुआ है। ठीक है, तो आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली। ठीक है, केवल एक ही डेटा दिया हुआ है, एक लाइन में कुछ डेटा दिया हुआ है, और उसके ऊपर हमें कुछ स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करनी है। मतलब डिस्क्रीट सीरीज हो गया। नहीं, डिस्क्रीट अलग चीज होती है। डिस्क्रीट में फ्रीक्वेंसी दी जाती है, दो चीजें होती हैं डेटा में। ठीक है, दो डेटा दिए जाते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में दो डेटा दिए जाते हैं, और ग्रुप्ड सीरीज में भी दो डेटा दिए जाते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ एक डेटा होता है हमारे सामने, और उसके ऊपर हमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करनी होती है। ठीक है,
वो डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो सकता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज हो सकता है। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो सकता है वो डेटा, और साथ ही साथ एक तरीके से और अरेंज हो सकता है, सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज हो सकता है। ठीक है, तो वो जो इंडिविजुअल डेटा होगा, जो इंडिविजुअल डेटा आपको दिया रहेगा वो सीरियल नंबर के हिसाब से अरेंज हो सकता है और साथ ही साथ असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो सकता है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी सीरीज है, ये दो टाइप की होती है। पहला है आपका डिस्क्रीट सीरीज और दूसरा है कंटिन्यूअस सीरीज। एक सेकंड मैम। हाँ, दूसरी क्या होगी? कंटिन्यूअस सीरीज। इसको एक नाम से और जाना जाता है, कंटिन्यूअस सीरीज को, इसको दो तीन नाम से जाना जाता है। ठीक है, कंटिन्यूअस के सीरीज के साथ साथ इसको ग्रुप सीरीज भी कहा जाता है क्योंकि ग्रुप्स बनते हैं इसमें, इस वजह से। और इसके साथ साथ एक और नाम से इसको जाना जाता है, वो क्या है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। ठीक, जी सर। तो फ्रीक्वेंसी सीरीज में दो आते हैं, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज, जिसको हम ग्रुप सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज भी कहते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज कैसे दिखती है, इंडिविजुअल सीरीज कैसे दिखती है, वो तो हमें एग्जाम्पल के थ्रू समझना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन पिछली क्लास में आपको ये मतलब बताया था कि फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब बताओ जरा। जो वर्ड है फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब बताया था, इसका क्या मतलब होता है? रिपीट होता है। कितनी बार क्या रिपीट हो रहा है? वेरिएबल। हाँ, हाँ, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स अ वेरिएबल रिपीट्स इटसेल्फ। तो एक वेरिएबल अपने आप को कितनी बार रिपीट करता है उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्लियर है ना मैम? जी सर। चलो, अब इसको रब कर दें। जी सर। चलो अब एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लो मैंने एक टेस्ट लिया, एक क्लास है जिसमें मैंने टेस्ट लिया है। ठीक है, टेस्ट से मुझे याद आया आपने
एक भी क्वेश्चन नहीं भेजा कैश बुक का, किस खुशी में? एग्जाम भूल जाते हैं। अच्छा, तुम, मैं रिमाइंड करवा दिया करूँ ना व्हाट्सएप पे? क्यों? चलो रिमाइंड करवा दिया करेंगे। अब भेज देना, और पेटी कैश बुक को मिला के आज। अच्छा, ठीक है। जीएसटी के जितने क्वेश्चन हुए उतने भेज दें? हाँ, जीएसटी वाले तो भेज ही देना, और ये जो कैश बुक में ये 4-5 क्वेश्चंस करने के लिए अभी कहे थे, वो क्वेश्चंस भेज देना। ठीक है। जीएसटी में कितने किए हैं? है। जीएसटी में कितने किए हैं? जीएसटी में 6 या 7। हाँ तो भेज दो, ठीक है। चलो फिर, मैं कह रहा था एक क्लास है, कितने बच्चों की क्लास है पता है? 20 बच्चों की क्लास है। 20 बच्चों की एक क्लास है जिसमें मैंने एक टेस्ट लिया है अकाउंट्स का। ठीक है। 20 बच्चों की एक क्लास है जिसमें मैंने एक टेस्ट लिया है अकाउंट्स का। तो उन 20 बच्चों के नंबर कुछ इस प्रकार है मैम। ठीक है। उन 20 बच्चों के नंबर कुछ इस प्रकार है। एक स्टूडेंट क्या है 15 नंबर, 20 नंबर का टेस्ट है। एक क्या है 11 नंबर, फिर तीसरे क्या है 12 नंबर, चौथे क्या है 18 नंबर, फिर अगले क्या है 15, फिर 16, फिर 17, फिर 19, फिर 12, फिर 13, 14, फिर 10, फिर 12, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19, फिर 11, और फिर 10। ठीक है। ये जो 20 बच्चों का टेस्ट लिया मैंने क्लास में, उनके ये नंबर है। ठीक है। अब मैंने अगर नंबरों को इस तरीके से प्रेजेंट किया है इस सीरीज में, तो इसको मैं कहूंगा इंडिविजुअल सीरीज। यहां केवल एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है ना, केवल एक ही एलिमेंट का मैं रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं ना। वो क्या है? बच्चों के नंबर, सिर्फ उनका रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं, तो ये क्या है? इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है। यहां पे हालांकि नंबरों के साथ साथ सीरियल नंबर भी आ सकता था, पर सीरियल नंबर एक इररिलेवेंट चीज होती है। ठीक है। सीरियल नंबर एक इररिलेवेंट चीज होती है, तो वो कोई एलिमेंट नहीं हुआ। ठीक, तब भी ये इंडिविजुअल सीरीज रहती है अगर हम नंबरों के साथ साथ सीरियल नंबर भी लिखते हैं। ठीक, तो आपकी इंडिविजुअल सीरीज कुछ इस तरीके से होती है, केवल आपके वेरिएबल्स वहां प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। चलो, अब बात की जाए डिस्क्रीट सीरीज की। तो डिस्क्रीट सीरीज कैसे लिखी जाएगी? आप मुझे बताओ, टेस्ट कितने नंबर का? 20 नंबर का था, और टोटल क्लास में कितने बच्चे? 20 बच्चे हैं। अगर आप इन 20 बच्चों के नंबर देखो, तो किसी भी बच्चे के 10 से कम नंबर नहीं आए हैं, है ना? अगर आप देखो तो किसी भी बच्चे के 10 से कम नंबर नहीं आए हैं, यानी 10 क्या है? लीस्ट नंबर है, ये सबसे कम मार्क्स आया, मिनिमम मार्क्स स्कोर्ड बाय अ स्टूडेंट। और किसी भी बच्चे के 20 से ज्यादा नंबर नहीं आए, मतलब किसी भी बच्चे के 20 ऑन 20 नहीं आए हैं। ठीक है। एक भी बच्चे के 20 ऑन 20 मार्क्स नहीं आए हैं, तो यानी हाईएस्ट मार्क्स स्कोर्स कितना है? 19। ठीक है। लोएस्ट मार्क्स कितना है? 10। हाईएस्ट मार्क्स स्कोर्ड कितना है?
19। तो ये जो मैंने हाईएस्ट और लोवेस्ट मार्क्स स्कोर किया ना, इसी की मदद से मैं अपने वेरिएबल्स यहाँ लिखूंगा। तो वेरिएबल्स को देखो रिप्रेजेंट किया जाता है इसमें, ठीक है। जो मार्क्स स्कोर किए हैं इन्हीं को वेरिएबल्स कहा जाता है ना। तो वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स सिंबल से, ठीक है। तो लोवेस्ट मार्क्स है 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, 17, 18 और 19, ठीक है। ओके। और वेरिएबल्स के बाद हमें यहां एक और कॉलम बनाना था डिस्क्रीट सीरीज में, वो किसका होता है? फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम्स अ वेरिएबल रिपीट्स इटसेल्फ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम्स अ वेरिएबल रिपीट्स इटसेल्फ। तो मेरा पहला वेरिएबल है 10। 10 ने अपने आप को जितनी बार इस सीरीज में रिप्रेजेंट किया होगा उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। 10 ने इस सीरीज में अपने आप को जितनी बार रिपीट किया होगा उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो 10 देखो पहली बार कहां आया? 10 देखो सबसे पहली बार यहां पे आया है, ठीक है। 10 सबसे पहली बार यहां पे आया है। तो एक हमने क्या गिना? 10 वन टाइम्स तो आया है ना। और वन टाइम्स आया है ना, तो यहां पे एक मार्क खींच लेते हैं, एक ऐसी डंडी खींच लेते हैं, ठीक है। और उसके आगे देखो 10 एक और बार आया है। अरे कहां पे? ये लास्ट वाला, यहां पे भी 10 है। तो इसके बगल में एक और डंडी खींच लो, क्योंकि अब 2 बार 10 है यहाँ पे। 10 टोटल कितनी टाइम्स है? 2 टाइम्स है, तो मैंने यहाँ पे 2 डंडी खींच ली, ठीक है। ओके। तो ये जो मैं डंडी खींच रहा हूं इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है टैली मार्क्स, ठीक है। तो टोटल 2 डंडी खींची है ना 10 के लिए, तो यानी फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है? 2, ठीक है। क्या सर टैली मार्क्स खींचना जरूरी है? हम लोग डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकती है मैम। टैली मार्क्स तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। टैली मार्क्स आपको क्वेश्चंस में नहीं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में टैली मार्क्स नहीं खींचने होंगे। ये तो इनिशियल अभी आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए टैली मार्क्स खींच के दिखा रहा हूँ। वरना प्रैक्टिकली आपको टैली मार्क्स नहीं खींचना है बैठ के क्वेश्चंस में, ठीक है। ओके। चलो, अब 11 गिनो कितनी बार आया है? तो 11 सबसे पहली बार कहाँ आया? यहाँ पे है ना। तो एक डंडी खींच लो यहाँ पे। फिर देखो 11 कहाँ पे आया है? फिर आया है यहाँ पे। तो 2 जगह आया है 11, है ना। तो 2 डंडी हमने खींची, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी 2 है, ठीक है। अब 12, अब हमें क्या देखना है 12 के लिए? 12 देखो सबसे पहले यहां पे आया है, ठीक है। तो एक डंडी यहां खींच लेते हैं 12 के बगल में, ठीक बात है। उसके बाद देखो 12 कहां पे आया है? यहां पे। उसके बाद यहां पे एक और डंडी खींचते हैं। फिर 12 कहां पे आया है? यहां पे। तो टोटल 3 डंडे खींचते हैं, इसके बाद और नहीं है। तो 3 डंडी खींचनी ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 3, ठीक है। बिल्कुल ओके। ऐसे ही करना है। और मैं बता दूं फ्रीक्वेंसी आप डायरेक्ट ही निकाल सकती हो, टैली मार्क्स की कोई खास जरूरत नहीं है। टैली मार्क्स बस इनिशियल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। स्टैट्स आपने जिंदगी में सबसे पहली बार 9th 10th में पढ़ी होगी, और 9th 10th में जब सबसे पहली बार ये पढ़ी होगी, ठीक है, तब आपको ये टैली मार्क्स के थ्रू ही सिखाया गया होगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। नहीं पढ़ी, हमारे कोर्स में नहीं थी, बुकिंग नहीं थी। आज तक आपने स्टैट्स जीवन में नहीं पढ़ी है कभी? नहीं। हम्म, मैंने पहली बार कब पढ़ी थी? क्लास 8th में थी क्या मैथ्स में? नहीं था? नहीं।
चलो फिर, क्लास 9 10th में ही होती है इसको, ये मैथ्स में होती है, लेकिन आपने क्लास 9 10th में मैथ्स लिया नहीं होगा, तो इस वजह से ये आपके कोर्स में नहीं रहा होगा। चलो तो कोई नहीं, जब क्लास 9 10th में वैसे और बच्चे इसको पहली बार पढ़ते हैं तो उनको टैली मार्क्स के थ्रू सिखाया जाता है बचपने में। बट अब आप बड़ी हो चुकी है, आप डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी निकाल सकती है, और वो लोग भी फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं 2 4 क्वेश्चंस के बाद। ठीक है, तो उनको भी टैली मार्क्स की कोई खास जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है 13 देखो सबसे पहले कहाँ पे आया, यहाँ पे। तो एक डंडी यहाँ खींच लो 13 के बगल में, और उसके बाद और कहीं नहीं है ये, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1। नेक्स्ट 14, 14 कितनी बार आया है, 14 यहाँ सबसे पहली बार, और बस यही एक आया है 14, इसके बाद और कहीं नहीं आया, तो एक डंडी यहाँ खींचते हैं और एक ये लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 15 कितनी बार आया, 15 देखो सबसे पहले तो यहाँ पे आया, एक डंडी खींचते हैं इसके लिए। तो सर ये क्या है, डिस्क्रीट सीरीज? हाँ, ये डिस्क्रीट सीरीज में बना रहा हूँ। फिर एक और 15 आया है, एक और डंडी खींच लेता हूँ यहाँ पे। फिर 15 देखते हैं, एक और बार यहाँ पे आया है लास्ट, तो एक और डंडी, यहाँ 3 डंडी खींची है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी यहाँ 3 है। ठीक है, क्लियर है। ओके। चलो 16 17 18 19 के लिए आप निकाल के बताओ कितनी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, ऊपर खोल दें, 16 17 18 19 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। 16 की 2। ठीक है, 17 की भी 2। ठीक, 19 की भी 2। और 18। 18 बता रही। 2। ठीक है, चारों की ही दो दो आएगी, 2 2 2। ठीक है, और अब हम लास्ट में फ्रीक्वेंसी का टोटल कर सकते हैं, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे कितना आएगा, 20। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी डिस्क्रीट सीरीज बनती है। ठीक है, फिर आप फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन करती हो, क्योंकि कुछ उसका पर्पस होता है करने का, जो कि हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी के चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, तो लेकिन एक जो आपकी डिस्क्रीट सीरीज है वो बनती कैसे है, इस तरीके से। ठीक है, ठीक है मैम, कोई डाउट इसमें नहीं। नो सर। चलो, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, नोट करना है क्या इसको, या फिर रिकॉर्डिंग में से करोगे। सर रिकॉर्डिंग में से करेंगे, आप रब कर दो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ग्रुप्ड सीरीज कैसे बनती है। ठीक है, यानी कंटिन्यूअस सीरीज कैसे बनती है, उसको कैसे बनाया जाता है। तो उसके लिए भी मैम आप सबसे पहले क्या करेंगी, देखेंगे कि सबसे कम मार्क्स किसके आए, तो सबसे कम मार्क्स आए वही 10 नंबर, और सबसे ज्यादा नंबर किसके आए हैं, 19 वाले के। ठीक है, तो 10 से 19। ठीक है,
एक सेकंड मैम। हाँ मैम। तो आपके लोएस्ट मार्क्स कितने आए हैं? 10 और हाईएस्ट मार्क्स 19। अब आपको यहाँ क्या करना होता है, कंटिन्यूअस सीरीज में ग्रुप्स बनाने होते हैं। तो यहाँ वेरिएबल सिंगल वेरिएबल्स नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने देखा था डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है, होल कंप्लीट नंबर, और कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है, ये ग्रुप्स में बनता है। तो अगर यहाँ कंटिन्यूअस सीरीज बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कंटिन्यूअस वेरिएबल्स लेंगे, कंटिन्यूअस वेरिएबल्स लेंगे तो यहाँ ग्रुप्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो ग्रुप्स बनाना हम कहां से शुरू करेंगे, हम 10 से बनाना शुरू कर सकते हैं मैम, ठीक है, या 10 से थोड़े पहले से बनाना शुरू कर सकते हैं। तो मैं यही करने जा रहा हूं, मैं पहला ग्रुप बनाऊंगा अपना 8 से 12 का, यानी वो बच्चे जिनके नंबर 8 से 12 के बीच आए हैं, ठीक है। फिर मैं लूंगा एक ग्रुप कि वो बच्चे जिनके नंबर 12 से 16 के बीच आए। थोड़ा बड़ा तो नहीं हो गया, और छोटा कर दे ग्रुप को, इसमें ज्यादा कवर नहीं होंगे, ठीक है। चलो एक ग्रुप और बढ़ा लेते हैं ऊपर, ऐसे ही, वैसे इसमें कोई आएगा नहीं, 4 से 8, फिर 8 से 12, यानी वो बच्चे जिनके नंबर 4 से 8 के बीच आए हैं, फिर 12 से 16, और फिर 16 से 20, ठीक है। अब इनको हम वेरिएबल नहीं कहते यहाँ कंटिन्यूस सीरीज में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वेरिएबल का मतलब क्या होता है, सिंगल नंबर, बट ये तो ग्रुप्स ग्रुप्स बना रहे हैं हम, तो इन ग्रुप्स को कहा जाता है क्लास इंटरवल्स, ठीक है। इन ग्रुप्स को कहा जाता है क्लास इंटरवल्स। अब बताओ, अब यहां पे भी हम ढूंढेंगे वैसे ही, फ्रीक्वेंसी हम कैसे ढूंढेंगे, वैसे ही ढूंढेंगे। अब यहां पे हम ढूंढेंगे वो नंबर्स, जो 4 से 8 के बीच में आ रहे हैं, यानी वो बच्चे जिनके नंबर 4 से 8 के बीच में आए हैं। 4 से 8 मार्क्स के बीच कितने बच्चों के नंबर आए हैं? एक भी बच्चों के नहीं आए हैं इस पूरी सीरीज में। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? जीरो। फ्रीक्वेंसी कितनी है? जीरो। अब हम देखेंगे उन बच्चों के नंबर जिनके 8 से 12 के बीच नंबर आए हैं। तो 8 से 12 के बीच किस किस के आए हैं? तो 8 से 12 के बीच ये 11 नंबर, यानी एक बंदा हो गया, तो एक मार्क लगा दिया। फिर ये 12 नंबर वाला, ये भी 8 से 12 के बीच में है, इसका भी लगा दिया। फिर ये 12 नंबर, फिर ये 10 नंबर, ठीक है, और फिर ये एक और 12 नंबर, तो 5 नंबर हो गए, ठीक है। 8 से 12 के बीच कितने? 5 नंबर तो हो ही गए ना। अब पांचवे के लिए हम यहाँ पे डंडी नहीं खींचेंगे, यानी पांचवी डंडी यहाँ पे नहीं खींचेंगे इस टैली मार्क में, बल्कि क्या करेंगे, अगर ऐसे डंडी खींचते रहे तो बहुत सारी डंडियां हो जाएंगी। तो पांचवा नंबर इंडिकेट करने के लिए हम यहाँ डंडी नहीं खींचेंगे, बस की बल्कि इस टैली मार्क को यहाँ से यहाँ तक कट कर देंगे। अब ये जो निशान नहीं होता टैली मार्क का कि 4 डंडी और एक कट्टम का निशान, तो ये इंडिकेट करता है सेट ऑफ 5। क्या इंडिकेट करता है? सेट ऑफ 5, यानी ये इंडिकेट करता है कि 5 ऐसे नंबर तो हैं ही जो 8 से 12 के बीच आ रहे हैं, ठीक है। क्लियर है ना? अब अगला देखो, 11, ये भी इसी रेंज में आएगा, तो एक डंडी और खींच लो बगल में। और फिर लास्ट है 10, ये भी इसी के बीच आएगा, तो 10 के लिए भी एक डंडी। तो 5 और 2 7। एक सेकंड।
ठीक है मैम, समझ गए कैसे निकालना है फ्रीक्वेंसी ग्रुप सीरीज में? समझ में आ रहा है? ये 7 हमने कैसे निकाला? हमने पूरा देखा कि कितने वैल्यूज है जो 8 से 12 के बीच पड़ रही हैं इस ऊपर दी गई सीरीज में, और जितनी वैल्यूज पड़ी, कितनी वैल्यूज पड़ी 8 से 12 के बीच में? 7 वैल्यूज। तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 7। ठीक है, जी सर। चलो फिर आप बताओ 12 से 16 के बीच में कितने आएंगे और 16 से 20 के बीच कितने आएंगे? मैं बताऊँ? हाँ, 12 से 16। गिनती तो करनी है। नौ आएंगे सर। हम्म, 9 9। 12 से 16 के बीच 9। हम्म। क्या 12 को खुद को गिनोगी? है। क्या 12 को खुद को गिनोगी? हाँ, 12 को गिना है मैंने। लेकिन 12 को तो ऊपर भी गिना था मैंने। अच्छा, तो क्या करूँ, ना गिनूँ? अगर ऊपर गिन लिया है तो ना गिनो, अगर ऊपर नहीं गिना है तो यहाँ गिनना चाहिए। तो मैंने ऊपर गिन लिया है तो 12 को नहीं गिनेंगे। अच्छा, तो 9 हम्म, बताया ना मैंने, तो 6 आएगा फिर। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए 16 से 20 बताइए, मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूँ तब तक। 15, 16, 13, 14। हाँ ठीक है मैम, 6। सर 6। अच्छा, 6, 17, 19। 6 नहीं होगा मैम 16 से 20 का। आपने जरूर कोई 16 गिन लिया होगा, क्योंकि 16 आपने ऊपर इंक्लूड किया है 12 से 16 वाले ग्रुप में, तो आप इसको नीचे भी नहीं। नहीं, 17 2 बार है, 18 2 बार है, 19 2 बार है, तो 6 ही तो हुआ। 20 एक बार भी नहीं है। 17 2 बार है, 18 2 बार है। हम्म, ठीक है, 6 तो हो गया। 17, 18, 19। मैम ये है, चलो ये तो कंफर्म था आपका 6 आएगा। और अगर ये 6 आ रहा है तो ये हर हाल में 7 आना चाहिए, तो आपने एक ना एक चीज तो मिस कर दी है। चलो देखते हैं। 17, नीचे वाले का 6 ही आएगा। 16 से 20 वाले का। हाँ, उसका 6 आएगा, क्योंकि देखिए 18 2 बार, पहले 15 11 12 फिर 18, फिर तो नीचे फिर वाला तो फिर 12 से 7। 16, 12 से 16 का 7 आना चाहिए, मतलब तभी तो 20 पूरे होंगे। देख लीजिए, 12 16 आ गई, देखिए 16 से 20 पहले में इसको कितना देख लेते डिफरेंस हैं। आएगा। 17 कितना है? 17 दो बार है। 17 दो बार हो गया। हाँ। 18 दो बार हो गया। हाँ। 19 दो बार हो गया।
कोई और चांस है ही नहीं हम। ठीक है, तो ये तो 6 ही है, इसका मतलब ये पक्का 7 होगा फिर। इसमें जरूर कुछ ना कुछ है। 13, 14, 2 हो गए, 15 और 16, 4 हो गए। ठीक है, फिर ये भी 15, 5 हो गए। 6 और ये 7, 7 है टोटल, इसमें 7 होंगे 12 से 16 वाले में। ठीक है, तो अब आप देखो आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी 20 हो गई। ठीक, तो इस तरीके से आपकी कंटिन्यूअस सीरीज बनती है, यानी ग्रुप सीरीज। ठीक है मैम, चलो। टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो कंटिन्यूअस सीरीज होती है इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं ना। तो ये कितने टाइप्स की होती है? अब इसके अंदर भी कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, सबसे पहली जो है उसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। पढ़ा होगा सेंट्रल टेंडेंसी के चैप्टर में, स्कूल में है ना, जब मैडम जी पढ़ा रही होंगी स्कूल में। नहीं पढ़ा? तो स्कूल में पढ़ाई नहीं करती क्या? नहीं, अभी ये नहीं हुआ है स्कूल में। अच्छा, एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होती है कि जो आपका क्लास इंटरवल होता है ना, और फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी में ले लेता हूं, मान लो 2, 4, 1, 3, 5, और आपकी क्लास लेता हूं मैं सबसे पहले 10 to 15, तो अगली होगी 15 to 20, 20 से 25, 25 से 30, और 30 से 35। सर ये क्या हुआ, मतलब ये एक्सक्लूसिव सीरीज का क्या मतलब बना? वो हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले जरा इंक्लूसिव सीरीज देख लेते हैं, तो दोनों को पैरेलली देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा कि इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या फर्क है। क्लास इंटरवल्स और ये फ्रीक्वेंसी 10 से 14, फिर ये 15 से 19, फिर ये 20 से 24, फिर ये 25 से 29, और फिर ये 30 से 34। क्या डिफरेंस लग रहा है एक्सक्लूसिव सीरीज और इंक्लूसिव सीरीज में, बताओ? 2, 4, 1, 3, 5, बताओ क्या डिफरेंस लग रहा है? आप आप कहेंगे सर डिफरेंस ये है कि इसमें आपने जो एक क्लास बनाई है ना, जैसे 10 से 15 की, तो इसकी जो एंडिंग एलिमेंट है और जो अगली क्लास का स्टार्टिंग एलिमेंट है वो सेम है। ठीक है, आप कहेंगी कि एक्सक्लूसिव सीरीज में एक क्लास का जो एंडिंग एलिमेंट है, ठीक है, और अगली क्लास का जो स्टार्टिंग एलिमेंट है वो सेम होता है। ठीक है, जबकि इंक्लूसिव सीरीज में क्या है, एक क्लास का जो एंडिंग एलिमेंट है और दूसरी क्लास का जो स्टार्टिंग एलिमेंट है वो सेम नहीं होते हैं। ठीक है, यहां भी देख सकती हैं आप, एक क्लास का जो एंडिंग एलिमेंट है और अगली क्लास का जो स्टार्टिंग एलिमेंट है वो सेम नहीं होते हैं। ठीक है, ओके। चलो अगला। नेक्स्ट नेक्स्ट जो सीरीज होती है वो होती है ओपन एंडेड सीरीज।
अब ये जो सीरीज होती है ना ओपन एंडेड सीरीज, ये दो तरीके से हो सकती है। पहला तो ये हो सकती है लेस देन के फॉर्म में, और दूसरा हो सकती है मोर देन के फॉर्म में। तो लेस देन के फॉर्म में तो कैसे लिखा होगा, लिखा होगा लेस देन 10, लेस देन 20। सर रिकॉर्डिंग चल रही है ना? हाँ चल रही है। फिर होता है लेस देन 30। सर स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता ये सब, अभी तो ट्यूशन लगाया है। अगर स्कूल में ये सब चीज़ पढ़ाई जाती तो किसी बच्चे को ट्यूशन की ज़रूरत कहाँ पड़ती। अच्छा, लेकिन ये करवाया गया होगा, ये सेंट्रल टेंडेंसी के साथ मिक्स करके किसी तरह करवाया गया होगा, है ना। ये अलग से नहीं पढ़ाया होगा। हम आपको पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाए दे रहे हैं, ताकि जब आप सेंट्रल टेंडेंसी के न्यूमेरिकल्स करने जाएंगी तो आपको ये सब चीजें बतानी नहीं पड़ेंगी, आपको ये चीजें पहले से ही पता होंगी और आप बेहतर तरीके से रिलेट कर पाओगे, है ना। अब पता है क्या कि ये एक्सक्लूसिव सीरीज को इंक्लूसिव सीरीज बनाया जा सकता है, और इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज भी बनाया जा सकता है, पर वो बात की बात है, वो अभी नहीं देखते हैं, है ना। क्योंकि वो देखने लग जाएंगे तो कंफ्यूज होंगे। अभी आप ये समझ लो कि एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होती है, इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है, और इसमें बेसिक फर्क क्या है। फर्क क्या है एंडिंग और स्टार्टिंग एलिमेंट में, ठीक है। अब तीसरी होती है ओपन एंडेड सीरीज, ये भी बहुत ज्यादा होती है क्वेश्चंस में, और खासकर आईएससी के क्वेश्चंस में काफी आती है, पेपरों में भी आती है। और ये दो तरीके से लिखी हो सकती है, लेस देन और मोर देन के फॉर्म में, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, ऐसे तरीके से अगर लिखा है तो ये लेस देन फॉर्म हुआ, और मोर देन यानी मोर देन 40, मोर देन 30, मोर देन 20, और मोर देन 10, ये हुआ, ठीक है। ये हुआ मोर देन फॉर्म। तो ओपन एंडेड सीरीज इन दो तरीकों से लिखी जा सकती है। अब इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। आप कहेंगे इसका मतलब क्या है, ये लेस देन और मोर देन का, तो इसका भी मतलब नॉर्मल क्लास इंटरवल जैसा ही है। लेस देन 10 का क्या मतलब हुआ, 10 से कितना कम, वैल्यूज हमारी 10 से कम है, 10 से कम है तो क्या होंगी, 0 से लेकर 10 के बीच होंगी, है ना। अगला क्या है लेस देन 20, तो 20 से कम है, 20 से कम है, और ऊपर वाला 0 से 10 के बीच है, तो ये वाला कहां से कहां तक होगा, ये होगा 20 से 20 के बीच, ठीक है। लेस देन 30, लेस देन 30 फिर क्या होगा 20 से 30, और लेस देन 40 क्या होगा 40 से 50, अरे सॉरी 30 से 40, ठीक है। ठीक है मैम। अब मोर देन पे आते हैं, मोर देन 10, ये जो सबसे नीचे वाला है क्या लिखा है, मोर देन 10, 10 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, अगला वाला देखो वो क्या है, मोर देन 20, यानी वो 20 से ज्यादा होगा, तो यानी ये 10 से ज्यादा है, 20 तक इसको जाके रोकना है, क्योंकि अगला एलिमेंट 20 का है, तो यानी ये कहां से कहां तक होगा 10 से 20। ये मोर देन 20 है तो ये 20 से ज्यादा है, लेकिन 30 से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि अगला एलिमेंट 30 है, तो ये 20 से 30 का क्लास इंटरवल बनेगा, ठीक है। तो फिर अगला वाला बनेगा 30 से 40, और उसका अगला क्या बनेगा 40 से 50। तो आप समझ गए, लेस देन और मोर देन में हम इस तरीके से क्लास इंटरवल्स निकालते हैं ना, ठीक है। समझ गए, ये तो अच्छा है, लेकिन नहीं तो फिर ये क्वेश्चंस में तो आएगा ही जब सेंट्रल टेंडेंसी करेंगे, ठीक है, तो वहां भी इसको डिस्कस करेंगे। अभी तो बस आपको बता रहा था कि ये जो लेस देन और मोर देन होते हैं सीरीज वाले, इनको हम ओपन एंडेड सीरीज कहते हैं, ठीक है। और लगे हाथ मैंने आपको कहा कि ये लेस देन और मोर देन का मतलब क्या होता है क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग, ये भी मैंने आपको समझा दिया। क्या ये बातें समझ में आई है कि नहीं, जी सर। आ गई। चलो, अगला होता है, अगला फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये भी बहुत मिलेगी स्टैट्स में। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी है उसका बड़ा भाई होता है एक तरीके से, ये फ्रीक्वेंसी है और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है।
तो मान लो फ्रीक्वेंसी है 2, 4, 6, 8 और 10। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहला तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में पहली वैल्यू तो 2 ही होगी जो फ्रीक्वेंसी की है, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट वैल्यू है वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की होगी, ठीक है। पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो सेकंड वैल्यू, हाँ, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, क्यूमुलेटिव का मतलब क्या हुआ? क्यूमुलेटिव का मतलब संगठित, ठीक है। ज्यादा शुद्ध हिंदी तो नहीं हो गई। संगठित मतलब वो इन अ कॉम्बिनेशन, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी, अभी ये कॉम्बिनेशन कैसा है वो अभी देख रहे हैं, ठीक है। वो अभी आप देखेंगी। नॉर्मल फ्रिक्वेंसी में और ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हाँ में हाँ, क्या वो बस डिफरेंस अभी है? डिफरेंस देख रही हो क्या होता है, ठीक है। पहली वैल्यू तो मैंने फ्रीक्वेंसी की एज इट इज लिख दी, जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थी 2, वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की पहली वैल्यू है, ठीक। अब सेकंड वैल्यू जो होगी ना वो सेम नहीं होगी, वो आप 4 के 4 ही नहीं लिख देंगे उठा के, ठीक है। बल्कि क्या करेंगी, ये जो आपकी पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना 2, इसमें आप ऐड कर देंगे ये वाली फ्रीक्वेंसी 4, ठीक है। क्या करेंगी, ऐड। तो 2 + 4 कितना होता है, 6। तो आपकी अगली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 6 और हाँ, इसको निकालने का ज़रूरत क्या है ये भी? है। जरूरत क्या है, जरूरत क्या है वो आप क्वेश्चंस में देखेंगी कि कहाँ जरूरी पड़ता है इसको निकालने का। मैं भी आपको बस ये बता रहा हूँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नाम का एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और वो डिस्ट्रीब्यूशन बनता कैसे है, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती कैसे है, ठीक है। ठीक है, निकालने की जरूरत क्या पड़ती है वो आपको क्वेश्चन बताएगा, ठीक। अच्छा। हाँ, समझ गई। अब अगला जो थर्ड वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये वाला जो 6 है ना, ये वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 6, उसमें ये वाला जो फ्रीक्वेंसी है 6 इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। ठीक है, ओके। तो 6 + 6 कितना होगा, 12। अब फिर ये 12 और ये 8, ठीक है, इनको ऐड किया जाएगा और फिर अगला वाला एलिमेंट आएगा, वो कितना होगा, 20। अब फिर ये 20 और ये 10 ऐड किया जाएगा और आएगा 30, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरीके से आती है, क्लियर है मैम। सर। चलो, और लास्ट क्या होता है, लास्ट वाला बड़ा सिंपल सा है, मिड वैल्यू सीरीज। इसको थोड़ा इधर ले ले। मिड वैल्यू सीरीज यानी जो आपकी सीरीज बनी है ना वो मिड वैल्यू के हिसाब से बनी है। तो ये जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है इसमें ग्रुप्स का बहुत क्रूशियल रोल रहता है ना, ठीक है। जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है उसमें ग्रुप्स का बहुत क्रूशियल रोल रहता है ना, क्लास इंटरवल्स का। जैसे कि अभी हमने क्लास इंटरवल लिया था 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। लेकिन ये तो क्लास इंटरवल है, ग्रुप के फॉर्म में है, ठीक है। मैं इन इन क्लासेस की मिड वैल्यू जानना चाहता हूं, तो मिड वैल्यू कैसे आएगी, अब मिड वैल्यू क्या है? बीच की वैल्यू। तो बीच की वैल्यू क्या है, पहली जो क्लास है 10 से 15 के बीच, तो 10 से 15 के बीच मिड वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, 12.5। 2.5 नहीं, 12.5, 12.5 ना। हाँ भाई, हाँ। हाँ, ठीक है। और वैसे तो कॉमन सेंस से निकल ही सकता है जैसे कि आपने अभी निकाला, लेकिन अगर फिर भी रटना चाहो तो ये निकालोगे कैसे, रटंत विद्या क्या है इसकी, तो 10 + 15 ÷ 2, ठीक है।
अगले वाले में क्या होगा, 15+20 डिवाइड बाय 2, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। लेकिन रटने की कोई जरूरत नहीं, आप लॉजिकली निकाल सकती हो, है ना। अब 15 से बीच में 20 के बीच मिड वैल्यू क्या है, 17.5। 20 से 25 के बीच क्या है, 22.5। 25 से 30 के बीच क्या है, 27.5। और 30 से 35 के बीच क्या है, 32.5। ठीक है। तो ये हुआ हमारे मिड वैल्यू, ये हमारी मिड वैल्यू की सीरीज है जिसमें हमें मिड वैल्यू भी निकालनी होती है। तो मिड वैल्यू कुछ इस तरीके से निकलती है, जो हमारी क्लास इंटरवल है उसकी ठीक बीच की वैल्यू को मिड वैल्यू कहा जाता है। ठीक है। और बाद में आप फ्रीक्वेंसी लिख सकती हैं, तो वो क्या थी, 24135। ठीक है मैम। ओके। तो आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कुल इतनी तरीके से हो सकता है, ये 5 तरीके से एक कंटिन्यूअस सीरीज में। ठीक है। ओके। नोट किया है इसको कि नहीं, और अगर नहीं किया है तो फिर आप रिकॉर्डिंग में इसे करना, है ना। सही है कि नहीं। अब जो कलेक्शन ऑफ डेटा हमारा हो गया था, और अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा भी हो गया है। ठीक है। तो हमारे थ्योरी में मैंने बताया था ना, ये 3 चीजें हमें करनी है। स्टैट्स की थ्योरी में ये 3 चीजें हमें कवर करके चलनी है, और कलेक्शन ऑफ डेटा और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ये 2 तो हो गई। और एक और है, वो क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, उसको करना है बस अभी स्टैट्स की थ्योरी में। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल चैप्टर शुरू कर सकते हैं। ठीक है। ओके। ठीक है ना। चलो फिर, ठीक है। तो इसको रब करते हैं और फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा शुरू करते हैं। एक सेकंड मैम। जो अब जा रहे हैं, तो ये था मैम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, जो कि समाप्त हुआ है। कोई डाउट हो इतने पोर्शन में तो बताओ। कलेक्शन ऑफ डेटा हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा हो गया। नहीं, वो वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो उसको कुछ देर और डाउट रहने दो, जब तक कि हम सेंट्रल टेंडेंसी नहीं पढ़ते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी नहीं, शायद प्रेजेंटेशन में भी उसका बात है, प्रेजेंटेशन में ही शायद कवर हो जाए वो आपका डाउट। चलो, तो टाइम हमारे पास ज़्यादा कुछ तो है नहीं, 5 ही मिनट बचे हैं, है ना। 5 मिनट बचे हुए हैं क्लास में। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का इंट्रोडक्शन ही ले लेते हैं कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या चीज़ है। तो हमने सीख लिया कि डेटा को कलेक्ट कैसे किया जाता है। कलेक्ट करने के 2 मेथड्स होते हैं। पहले तो डेटा 2 तरीके का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। और प्राइमरी को कलेक्ट करने के कितने मेथड्स होते हैं वो आपने देखे थे, डीपीआई, आईओआई, आईएलएस, आईक्यूएस, है ना। और फिर आपने देखा सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के मेथड्स, ठीक है, सेंसस और सैंपल। और उसके बाद आपने जो डेटा कलेक्ट किया उसको ऑर्गेनाइज किस तरीके से किया जाता है वो आपने देखा। ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, 3 तरह की सीरीज होती है हमारी, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, एक कंटिन्यूअस सीरीज। जिस सीरीज में इच्छा हो उस सीरीज में हम उसको क्लासिफाई मतलब ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। ठीक है। मेथड भी तो होंगे इसमें। हाँ, मेथड भी तो होंगे। मेथड क्या होते हैं, मेथड भी तो होंगे ना। कौन से मेथड, मेथड से तात्पर्य नहीं समझे। करने का तरीका। देखो, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, तो एक खुद ही में मेथड है। जो आपने डेटा कलेक्ट किया है उसको
ऑर्गेनाइज करने का अपने आप में एक मेथड तो मेथड ही है ना, डिस्क्रीट सीरीज, इंडिविजुअल और कंटिन्यूस सीरीज। ठीक है, मेथड से मैं समझ नहीं पा रहा हूं आपका वो मतलब क्या है कि किस चीज का मेथड आप बोल रही हैं, क्योंकि सीरीज में अरेंज करना भी तो अपने आप में एक मेथड है। ठीक है कि नहीं? जो आप अगर मेथड से मीन, मीडियन, मोड ये सब चीजें बोल रही हैं तो वो अलग चीज होती है, वो स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस होती हैं, वो वही स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। ठीक है, तो वो तो प्रेजेंटेशन के बाद वाला पार्ट है। एक सेकंड रुकिएगा। हेलो। जी सर। हाँ, तो हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो अगर आप मेन, मीडियन, मोड सोच रही होंगी तो वो तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के टूल्स होते हैं, कैलकुलेशंस करने के टूल्स होते हैं। नहीं, वो नहीं मैं पूछ रही हूँ, मेथड ही पूछ रही हूँ, वो कैसे करते हैं मतलब। हाँ, तो मेथड जैसे अगर वो इंडिविजुअल और उन सब के बारे में बात कर रही है तो वो ऑर्गेनाइज, डेटा को ऑर्गेनाइज करने के मेथड्स हुए ना, तरीके हुए। ठीक है, अब डेटा को प्रेजेंट करने के भी कई मेथड्स होते हैं। ठीक है, इसके भी अपने आप में मेथड्स है। कितने मेथड्स होते हैं डेटा को प्रेजेंट करने के? 3 मेथड्स होते हैं। ठीक है, डेटा को 3 तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। पहला तो टेक्सचुअल फॉर्मेट में, दूसरा टैबुलर फॉर्मेट में, और तीसरा ग्राफिकल फॉर्मेट में। ठीक है, टेक्सचुअल फॉर्मेट में यानी एक टेक्स्ट लिखा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से टेक्सचुअल फॉर्मेट में। टैबुलर फॉर्मेट में यानी टेबल्स वगैरह बना के, ठीक, प्रेजेंट किया है। और ग्राफिकल फॉर्मेट में हमने ग्राफ्स वगैरह बना रखे हैं और उस तरीके से हमने डेटा को प्रेजेंट किया है। ठीक है, जी सर। तो सबसे पहले तो टेक्सटुअल फॉर्मेट। ठीक, सबसे छोटा, सबसे प्यारा, 2 मिनट का फॉर्मेट है, 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है टेक्सटुअल फॉर्मेट। इसी को सबसे पहले कर लेते हैं और आज की क्लास इसी फॉर्मेट को करके हम लोग समाप्त करते हैं। ठीक है, टैबुलर और ग्राफिकल अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो टेक्सटुअल फॉर्मेट क्या होता है? टेक्सटुअल फॉर्मेट सबसे बेकार का फॉर्मेट होता है डेटा प्रेजेंट करने का। क्यों? क्योंकि आप पैराग्राफ फॉर्मेट में लंबे चौड़े पैराग्राफ्स लिख के आपने जो भी डेटा कलेक्ट किया है उसके बारे में अगर यूजर्स को बताएंगी, ठीक है, लंबे चौड़े पैराग्राफ्स ऐसे वगैरह लिख के, तो वो कौन पढ़ेगा बैठ के? ठीक है, तो इसीलिए ये सबसे बेकार का तरीका होता है डेटा प्रेजेंट करने का, टेक्सटुअल फॉर्मेट। ठीक है। ओके। हम्म, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि यही जो चैप्टर नंबर 17 है आपकी बुक में है, मान लो 20 से 25 पन्नों का, ठीक है, और मैं आपको नोट्स दे दूं इसी चैप्टर के कंसाइज फॉर्मेट में 5 पन्ने के, ठीक है, तो आप क्या पढ़ना ज्यादा बेहतर पसंद करेंगे? ये नोट्स, है ना? ये 20-25 पढ़ने पेजेस पढ़ने से अच्छा है कि ये 5 पन्ने के नोट्स पढ़ ले सर। क्यों? क्योंकि इसके 2 कारण हैं। 5 पन्ने के नोट्स पढ़ के हमारा ये जल्दी कवर हो जाएगा और फिर हम अगले चैप्टर पे पढ़ सकेंगे। और दूसरा कि सर 20-25 पन्ने पढ़ने में बोरियत भी तो होगी, हेक्टिक लगने लगता है सर। ठीक है, हाँ ओके। हाँ, तो वही बात है कि आपका जो टेक्सटुअल फॉर्मेट होता है उसमें खूब पैराग्राफ्स के फॉर्म में, खूब ऐसे के फॉर्म में सारा जो भी मतलब डेटा कलेक्ट किया, ऐसा नहीं है कि इनकरेक्ट डेटा लिखा जाता है, चीजें सही लिखी जाती है। जो आपने कलेक्ट किया है, जो ऑर्गेनाइज किया है, वही चीजें टेक्सटुअल फॉर्मेट में आप लंबे लंबे पैराग्राफ्स में लिख दोगी। लेकिन क्योंकि उसको रीड करना और उसको समझना बहुत ही बोरियत वाली चीज हो जाती है, क्योंकि पैराग्राफ्स पढ़ना, पढ़ने के हम आदी नहीं है, इस वजह से ये सबसे बेकार का मेथड होता है डेटा प्रेजेंट करने का। ठीक है,
तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट एंड इट इज सूटेबल। अच्छा, ये सूटेबल कहाँ हो सकता है? बहुत कम जगह ये सूटेबल होता है, बहुत ही कम जगह ये सूटेबल होता है, और सिर्फ मैं कहूं तो एक ही सिचुएशन पे ये सूटेबल है, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। कब? जब आपकी डेटा की क्वांटिटी बहुत ज्यादा ना हो, इज नॉट वेरी लार्ज। जब आपकी डेटा की क्वांटिटी बहुत ज्यादा ना हो। ठीक, बात करें इसके डीमेरिट्स की, तो इसके डीमेरिट्स क्या होते हैं? तो इसका पहला डीमेरिट है लॉन्ग टाइम टेकन टू फाइंड कंक्लूजन्स। तो कंक्लूजन्स निकालने में आपको बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि टेक्सटुअल फॉर्मेट में लंबे लंबे पैराग्राफ्स में यहाँ चीज़ें लिखी गई होंगी। सेकंड, ये बहुत बोरिंग होता है। थर्ड, नॉट सूटेबल फॉर क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग के लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है, ओके। तो बस इतना ही था मैम टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन के लिए। हमें बेसिकली पढ़नी जो है वो टैबुलर और ग्राफिकली पढ़नी है। ठीक है, टेक्सचुअल में बस हमें इतना ही पढ़ना था, इसके डीमेरिट्स पढ़ने थे। डीमेरिट्स हो सकता है पेपर में आ जाए। ठीक, क्लियर है? हम्म। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं मैम। ठीक है, आगे का नहीं पढ़ाएंगे सर? आगे क्या पढ़ा है? टैबुलर शुरू करें और 2 मिनट में खत्म कर दें क्या? नहीं। हाँ,